हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिज़िकल स्टेट्स के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया वन बाय वन। 5 टाइप्स जो थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि उन जो फिज़िकल स्टेट्स, पर्टिकुलर फिज़िकल स्टेट्स की हम बात करें तो वो क्या किसी तरीके से चेंज हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो किस इफेक्ट के बेसिस पर उनमें कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच, या फिर हम कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच होता है उनकी वजह से एक फिजिकल स्टेट प्रेजेंट होता है किसी भी मैटर का। अब अगर उन अट्रैक्शंस को हम किसी तरीके से लूज़ कर दें तो मे बी उसका फिज़िकल जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए रिक्वायर्ड होगी एक एनर्जी। एक एनर्जी ही है जो क्या कर सकती है, किसी भी फिज़िकल स्टेट को चेंज कर सकती है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वहाँ पर प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को वेरी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। किस पर हम बात कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट पर इफेक्ट्स की। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है? जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, एक एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगा, स्लोली डिक्रीज हो जाएगा। उनका जो रैंडम मोमेंट है, या हम कहते हैं उनका जो ब्राउनियन मोशन है, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही चीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमने किसी फिजिकल स्टेट को दिया तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच, वो लूज होने लगेगा। ठीक है, और जब लूज होने लगेगा तो क्या होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फिजिकल स्टेट में। जैसे कि सॉलिड अगर हमने लिया, सॉलिड के अंदर आपको पता है कि जो स्पेसेस होते हैं मिनिमम होते हैं, या कहें हम कि जो अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर उस अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन अगर टेम्परेचर को एब्जॉर्व करे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करे, तो वीक हो सकता है, और वीक होने से वहाँ पर जो पैकिंग है वो क्लोजली की जगह लूजली पैकिंग हो जाएगा, और लूज पैकिंग जब होगा तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर लिक्विड एग्जाम्पल हमने लिए, और लिक्विड को अगर हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया तो वो भी एनर्जी एब्जॉर्व करके अपने पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करवा देगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिजिकल स्टेट अपना गैसेस अचीव कर लेगा, यानी कि लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो चेंज कर सकता है फिजिकल स्टेट को, सॉलिड टू लिक्विड कर सकता है, लिक्विड टू गैस कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो गैस से वापस सॉलिड में, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी दिया तो उसका रिवर्स हीट एनर्जी लिया। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोसेस चल रहा है फॉरवर्ड, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि गैस टू लिक्विड आ जाएगा और लिक्विड टू सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पॉइंट वाइज जो है मैंने सारी चीज़ों को, देखो मेन जो सारी बातें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पॉइंट वाइज जो है मैं आपको बता देता हूँ, आपसे एग्जाम वगैरह में, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या फिर हम बात करें कि जो आपके ओलंपियाड्स हुआ करते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर पूछी जाने वाली कुछ बातें हैं, इन पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ, रिमार्क किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा है कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंजेस। इसका मतलब ये है कि सॉलिड भी ऐसा है, देखो आप, ऐसा नहीं है कि हर सॉलिड के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, हर सॉलिड के पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फिक्स अट्रैक्शन होता है। नहीं, देखिए कई सॉलिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। ठीक है ना, और कुछ सॉलिड्स जो होते हैं जहाँ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, वहाँ पर सॉलिड जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर इफेक्ट आपको कितना देना है। ठीक है, अगर सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग
सराउंडिंग से बॉन्डेड है तो टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। अगर कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनके बीच जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो कम है तो वहाँ पर कम टेम्परेचर से भी वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है वन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मैंने पहले बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स का रैंडम मोमेंट है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर सॉलिड का एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग की जगह वीक सॉलिड है तो वहाँ पर कम एनर्जी से ही वो क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज विच ऑल कम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड मेल्ट। सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। ठीक है ना, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। यानी कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हमने यहाँ पर देख लिया। अब बोलते क्या है भाई, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या उसको हम बोल देते हैं फ्यूजन। ठीक है, लेकिन इसी प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, लिखा है यहाँ पर द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक स्पेसिफिक प्रेशर 1 atm प्रेशर हमने यहाँ पर जो मैं अभी पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट का जो हमारा अभी प्रेशर हुआ करता है उसको हम कंसीडर करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो प्रोसेस क्या कहलाया, अच्छा प्रोसेस तो क्या कहलाया, मेल्टिंग कहलाया। और ये जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ प्रोसेस को बनाने में वो कहला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो बहुत किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे आपको आइस का अगर बताना है तो 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कहते हैं केल्विन में कन्वर्ट किया है यहाँ पर। तो याद रखिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो +273 कर दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम क्या करें, डिग्री सेल्सियस जो है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। ये केल्विन है, कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो करना होगा हमें 273 ऐड। ठीक है, लेकिन अगर केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर, तब क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 273 माइनस कर। तो ये चीज़ याद रख लीजिए आप। यहाँ पर 0.16 डिग्री सेल्सियस बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और हम बात करें तो इस तरीके से आप जो है केल्विन में भी इसका बता सकते हैं। हाँ ठीक है, एक ये मेल्टिंग ही टाइप है। अगर हम बात करें तो मेल्टिंग भी इसको बोल सकते हैं और फ्यूजन भी हम इसको बोल सकते हैं, वही प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है ना। अच्छा, लिक्विड टू गैस की हम बात करें, मैंने बोला है कि लिक्विड में भी एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होता है। अगर वो टेम्परेचर आपने उसको दे दिया तो वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसेस फॉर्म में, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन बोला, लिक्विड टू गैस आपने बॉइलिंग बोला, या वेपराइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक तो आपने देखा सॉलिड टू लिक्विड और एक देखा आपने लिक्विड टू गैस। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। देखो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। आपने देखा अभी सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड जो होता है उसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड को। लिक्विड टू गैस जो होता है उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें मैंने बोला है आपसे कि अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वापस से क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, जिससे प्रोसेस क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब उल्टा अगर हम देखें, प्रोसेस रिवर्स में हम देखें तो गैस के पार्टिकल्स को अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर उनसे ले लें, या हम कहें कि टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर दें, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो प्रोसेस कहलाएगा वो कंडेंसेशन कहलाएगा। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होना कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगा, जबकि लिक्विड टू सॉलिड जो कन्वर्जन होता है यहाँ पर और ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर आप कर देते हैं तो और ज़्यादा क्लोज पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप, फ्रीजिंग, जिसको आप बोल दिया करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों टाइप के प्रोसेस आपने देख लिए। लेकिन एक और कनेक्शन होता है, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको जब आप हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब आप दिया करते हैं तो वो बिना लिक्विड में गए सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। या हम कहें कि गैस पार्टिकल्स को अगर हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, कूल कर दें, ठीक है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट गैस से सॉलिड में, बिना लिक्विड में गए। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को हम, यानी कि सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड कन्वर्जन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू डायरेक्टली सॉलिड ऑन कूलिंग कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कुछ सब्सटेंस एग्जांपल दिए मैंने, कैम्फर यानी कि अपना जो घर में कपूर हुआ करता है पूजा के लिए, ठीक है ना, उसी तरीके से आयोडीन आपने पढ़ा होगा। आयोडीन जो होता है अपना जो
रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है, वो भी इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है, जो कि सॉलिड टू सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, और अगर कूल किया तो गैस से सीधा सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लिया आपने टेम्परेचर इफेक्ट की, ठीक है। यहाँ पर ये 6 एंड 7 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, यानी कि छुपी हुई। और वो छुपी हुई हीट का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हीट है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट, छुपी हुई हीट, यानी कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन से किसी को हीट ना दें, ठीक है। तो हम जैसे बात करते हैं भाई, ये भी आइसक्रीम होता है अपना, वो आइसक्रीम क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बर्नर पर जब उसको रखोगे तभी जाके वो पिघलेगा, नहीं, वो थोड़े टाइम में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। तो कहाँ से उसको एनर्जी मिली, जो हिडन हीट है, यानी कि रूम टेम्परेचर, यानी कि जितना हीट एनवायरनमेंट के अंदर है उसको एब्जॉर्व करते हुए वो कन्वर्जन ले लेता है अपना एक से दूसरे फिजिकल स्टेट में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप हिडन हीट, यानी कि लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट आपका फ्यूजन कब होगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्यूजन का मतलब सॉलिड टू लिक्विड है, तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम ले लिया, कोई भी सॉलिड जो होता है 1 किलोग्राम, उसका लिक्विड में कन्वर्जन हो जाना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू आपको हीट एनर्जी नहीं देना है, सिर्फ एनवायरमेंटल जो हीट है, हिडन हीट जो है, उसको एब्जॉर्ब करते हुए वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसे आइस अपना होता है, आइस को हमने सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वो कितना था, अभी जस्ट हमने देखा 273.16 केल्विन, ठीक है ना, या फिर 0.16 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर लिक्विड टू गैस की हम बात करें तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, क्योंकि हम वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं इसलिए बात होगी वेपर में कन्वर्जन, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहला जाता है, ठीक है। जैसे अभी अपना कोई भी अल्कोहलिक पार्ट हुआ, ठीक है ना, या पेट्रोल हुआ, ठीक है, डीजल हुआ, तो ये कुछ लिक्विड्स हैं जिनको आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको बोल देते हैं आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा ये आपने देखे अभी तक सारे इफेक्ट्स किसके, टेम्परेचर के, जो आपको देखने को मिलते हैं और जिनकी वजह से एक फिजिकल स्टेट जो होता है वो दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब बच्चों इसी तरीके से हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। जिस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है, उसी तरीके से प्रेशर का इफेक्ट भी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। आपको पता है कि जब भी आप किन्हीं पार्टिकल्स को प्रेशराइज करते हैं या किसी मैटर को प्रेशराइज करते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बना हुआ है, वो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अब पार्टिकल्स की क्लोजनेस से ही तो फिजिकल स्टेट का पता लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेशर अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज जाने लगेंगे और अपना फिजिकल स्टेट वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें आप एक चीज़ कि पार्टिकल्स क्लोज, देखो आप एक तो प्रेशर कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टिकल क्लोज जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल क्लोज चल गए तो वो उसी जगह पर स्टैंड करेंगे, नहीं, वहाँ पर एक अट्रैक्शन भी आपको चाहिए होगा फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो पार्टिकल्स को प्रेशर देने के साथ साथ आप याद रखें कि पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन कब क्रिएट होता है, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ओके। टेम्परेचर बढ़ाया तो अट्रैक्शन क्या हुआ, वीक हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज किया तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स का क्लोज आना और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कभी फिजिकल स्टेट अगर आपने चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेशर से वो अफेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होगी और टेम्परेचर को आपने डिक्रीज करना होगा। प्रेशर अप्लाई करना यानी कि प्रेशर को तो इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको किसी गैसेस को कन्वर्ट करना है लिक्विड और सॉलिड में, ठीक है, तो उसमें प्रेशर आपको देना होगा, यानी कि पार्टिकल्स को क्लोज लाना होगा, लेकिन टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा। तो अप्लाइंग प्रेशर यानी कि प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके आप गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हुआ करते हैं, और सिलेंडर्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जबकि ऑक्सीजन का एक्चुअल जो नेचर होता है वो, या एक्चुअल गैस, एक्चुअल जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, वो कौन सा होता है, गैस। लेकिन सिलेंडर्स में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करके उनको लिक्विफाई किया जाता है। इसी तरीके से आपके LPG सिलेंडर्स जो हुआ करते हैं उनके
के अंदर जो गैस होती है एलपीजी गैस वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई और टेम्परेचर डिक्रीज करके उनको फिलअप किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। एक बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, कौन सा, डायरेक्ट कन्वर्जन वाला, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, जिस तरीके से हमने वहाँ सब्लिमेशन देखा था टेम्परेचर इफेक्ट में। वैसे यहाँ पर क्या होता है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने ऑक्सीजन का एक केस आपको बताया कि ऑक्सीजन जब आप गैस लेते हैं और उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर अप्लाई करके दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कुछ सब्लिमेशन जैसा मिलता जुलता प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस में और टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो लिक्विड में जाए बिना डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोला कर सकते हैं या बोलते हैं। तो हम बता दें यहाँ पर जैसे लिखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर, देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे स्टोर किया जाता है, तो हम पहले बनाया कैसे जाता है इसको, तो अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आप देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड CO2 आपको मिल जाया करती है। और अगर हमने यही प्रेशर रिलीज़ कर दिया, मतलब प्रेशर को वापस डिक्रीज हमने कर दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसको लेके आ गए, या हम कहें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लेके आ गए, या और हम साथ में कहें कि इसको हम रूम टेम्परेचर पर लेके आ गए, तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली गैस में, ना कि किसी लिक्विड फॉर्म में। तो गेट कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विद कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। और ये जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको क्या बोल देते हैं, हम ड्राई आइस बोल देते हैं। तो ये जो है इफेक्ट आपको अगर लग जाते हैं तो फिजिकल स्टेट चेंज होता है, हो सकता है, प्रेशर इफेक्ट और टेम्परेचर इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब जब बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर इफेक्ट की, जब हमने बात की, तो और एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा इवेपोरेशन करके, और एक फिनोमिना आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होता है इवेपोरेशन, तो बेटा वेपराइजेशन अभी आपने देखा, या बॉइलिंग हम कहते हैं, वेपराइजेशन और बॉइलिंग एक ही बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बॉयल करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन हीट देना होता है हम कहें, और हीट कहाँ तक देना पड़ता है, उस पर्टिकुलर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक, है ना। जैसे वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप लिक्विड को क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है। जबकि कुछ ऐसा फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसेस फॉर्म में, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे, वो क्या कहला जाता है, इवेपोरेशन कहला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस हमारे पास हैं जिनका जो कन्वर्जन है गैसेस फॉर्म में वो उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि मोस्टली लिक्विड जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी क्या हो सकते हैं, वेपराइज हो सकते हैं। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बिना वो जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप देखते हैं कहीं पर भी आप छत पर जाइए, किसी बाउल में या फिर किसी भी प्लेट में पानी भर के आइए, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे वो पानी कहाँ चला गया, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। उसको वेपराइज होना नहीं बोलेंगे। वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और इवेपोरेशन जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोसेस नॉन एज इवेपोरेशन। याद रखें कि जो बॉइलिंग होगा वो तो फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपने हाई रखा है तो अट्रैक्शन बड़ा जल्दी टूट जाएगा। जबकि इवेपोरेशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्लोली टाइम इसमें लगेगा कन्वर्जन के अंदर। तो क्या होता क्या है इवेपोरेशन में, अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एट द सरफेस। क्या होता है कि जो लिक्विड का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस हुआ करता है वो कांटेक्ट में आ जाता है। वो कांटेक्ट में आ जाता है किसके, हम कहते हैं सनलाइट के, ऐसा हम बोल सकते हैं, या हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक हीट के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे वहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिकल अट्रैक्शन है वो क्या होने लगता है, धीरे टूटने लगता है, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पजेस होती है, बढ़ जाती है, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने में सफल हो जाते हैं, हम कहते हैं। यानी कि उनके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो रैंडमली मूव कर सके हैं, जो ब्राउनियन मोशन है उनके अंदर आना स्टार्ट कर दिया करता है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ कम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, सरफेस पर,
इसलिए ही इसको हमने क्या बोला है, इवोपरेशन बोला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है जो जल्दी 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 वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इवोपरेशन जो होता है उसमें क्या होगा कि पहले जो एक सरफेस हुआ, पहले एक जो सरफेस हुआ वो सरफेस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा सनलाइट के, तो वो क्या होगा, उनके अट्रैक्शन ब्रेक होंगे और वो गैसेस कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आएगा, वो भी इसी तरीके से चला जाएगा। इसी तरीके से सरफेस बाय सरफेस क्या हो जाएगा, वो पूरा जो लिक्विड है धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, क्योंकि बॉइलिंग में तो क्या होता है, हीट नीचे से मिलती है ना, तो वहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, भागने की कोशिश करता है तोड़ फोड़ के, तो वो वही काम करता है, इसलिए वो क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाए, बहुत आसानी से आप डिफरेंस बता सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है जिसके अंदर पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जबकि इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। क्या है भाई, सरफेस फिनोमिना। इसलिए पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सरफेस जो लिक्विड है उसके जो सरफेस है वो एनर्जी को, जितनी एनर्जी हल्की सी उसको चाहिए उतनी एनर्जी वो क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वेपर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहला जाएगा, इवोपरेशन। तो ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ओवरऑल हमने बात कर लिया है कि क्या होता है, ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि क्या फिजिकल स्टेट हुआ करते हैं और क्या जो है इफेक्ट होंगे जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हुआ जा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब बात होगी इवोपरेशन जो है वो किन किन कहते हैं हम कि किन किन चीज़ों से वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।